हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। रिफॉर्म्स टू द आईपीसी। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है रिफॉर्म्स टू द इंडियन पेनल कोड आईपीसी, जो कि बहुत पुराना लॉ है हमारा। ठीक है। और क्यों ज़रूरत है आईपीसी में रिफॉर्म्स करने की? आईपीसी ने सीआरपीसी में भी रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं, तो क्या ज़रूरत है? कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं आईपीसी के जिनमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है? तो शुरू करते हैं न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन से। आपने देखा अभी कल और परसों के न्यूज़पेपर को देखा होगा, तो वहाँ पर हेडलाइंस हैं, पैनल टू डिफाइन ऑफेंसेस ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, होम मिनिस्ट्री पैनल टू डिफाइन हेट स्पीच। तो आप न्यूज़ देख के ये समझ गए हैं कि कहीं न कहीं जो आईपीसी में रिफॉर्म्स होने वाले हैं, वो स्पीच और एक्सप्रेशन, या मैं कह दूँ हेट स्पीच को लेके होने वाले हैं। तो हेट स्पीच क्या है? क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? ठीक है? हेट स्पीच को एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है? क्या अभी तक हेट स्पीच डिफाइन है प्रॉपर तरीके से हमारे देश में? ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 30 अप्रैल के एक एग्रीमेंट से, यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने पहली बार अपना विलिंगनेस शो किया, अपना इरादा शो किया। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट राज़ी हुआ इस बात पे कि वो सुनवाई करेगा। किस बात पे सुनवाई करने वाला है? सुनवाई करने वाला है सेक्शन 124 आईपीसी की। एक सेक्शन है, धारा है 124 ए, ठीक है? जो डील करती है ऑफेंसेस रिलेटेड विद सेडिशन, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा अपराध करते हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं जो सेडिशन की धारा में आता है, जो सेडिशन के दायरे में आता है, कह सकते हैं आप। अब ये सेडिशन क्या होता है? तो सेडिशन का मतलब है राजद्रोह बेसिकली, है ना? अब इंडियन पेनल कोड जो है, सेक्शन 124 आईपीसी की, ये डिफाइन करता है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा अपराध जो कमिट किया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा, शब्द के द्वारा, यानी वो बोलकर कोई ऐसा अपराध कमिट करता है, ठीक है, या फिर लिखकर, यानी शब्दों को बोलकर या उन्हीं शब्दों को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करके, या कुछ गेस्चर्स या साइन के द्वारा, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, या फिर किसी और तरीके से कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे क्या फैलता है? हेट्रेड फैलती है, घृणा फैलती है, ईर्ष्या फैलती है चारों तरफ, ठीक है? या अवमानना के तौर पर, अपमान के तौर पर उसको देखा जाता है, या फिर वो एक्साइट करता है, यानी भड़काता है या कोशिश करता है एक्साइट करने की। किन चीज़ों को? डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन क्या होता है? यानी अफेक्शन का मतलब लगाव, और डिसअफेक्शन का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अ, यानी घृणा का एक माहौल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, है ना? एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी भारत देश में जो लॉफुल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश है, या लॉ के द्वारा जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश है, उसके प्रति कहीं न कहीं डिसअफेक्शन फैलाता है, हिंसा फैलाता है, हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे विज़ुअल रिप्रेजेंटेशंस देता है, साइन्स, या फिर बोलता है, लिखता है, तो ऐसे सारे जो प्रयास होंगे, वो पनिशेबल ऑफेंस होंगे। अब आप देख रहे हैं कि सेक्शन 124 ए में जो लैंग्वेज मैंने पढ़ी, क्या वहाँ पे कहीं पर हेट स्पीच वर्ड है? नहीं है, ठीक है? स्पोकन और रिटन है, हेट्रेड फैलाने की बात की जा रही है, बट हेट स्पीच को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है ना? डिसअफेक्शन को मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ अगर, तो डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी, यानी आप देश के प्रति अगर अफेक्शन रखते हैं तो हमेशा लॉयल भी रहेंगे। जिसके प्रति, देश हो, व्यक्ति हो, अगर आपका अफेक्शन है, प्रेम है, तो कहीं न कहीं आपकी ईमानदारी है, आपका लॉयल्टी भी उसके प्रति है ना? एंड डिसअफेक्शन सिंपली मीन्स डिसलॉयल्टी, यानी आपकी ईमानदारी नहीं है, कहीं न कहीं आप धोखा दे सकते हैं, या फिर ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, या फिर शत्रुता की भावना रख सकते हैं, ठीक है? हालाँकि कमेंट्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। हालाँकि क्या कहता है, ये जो धारा है, ये इस बात को भी क्लियर करती है कि कोई भी ऐसा कमेंट, कोई भी ऐसी बात अगर आप कहते हैं, जो मतलब आप बात कहते हैं, कोई कमेंट देते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है किसी भी तरीके का डिसअफेक्शन एक्साइट करना, या फिर आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, यानी आपके मन में भी ऐसी कोई बात नहीं है, आप कह देते हैं, भले हो सकता है आप गवर्नमेंट से सहमत ना हो और आप क्रिटिसाइज़ कर दें, लेकिन आपका इंटेंशन उस समय देश के प्रति एनमिटी फैलाना नहीं, शत्रुता नहीं था। यानी गवर्नमेंट से डिसेंट रखना, गवर्नमेंट के प्रति डिसअफेक्शन रखना, ये नहीं है कि आप देश के प्रति डिसअफेक्शन रखते हैं। तो ये बात क्लियर कट समझ लेनी चाहिए हमें यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियरली जो है वो डिफाइन नहीं किया गया कि हेट स्पीच क्या है। अब सेडिशन एक ऐसा सेक्शन था कि सेडिशन को लेके हमारे देश में कई सालों से बहस चल रही है। जहाँ भी सोशल मीडिया देख लो, या फिर किसी रैली में, या फिर पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई भी पर्सन कुछ कहता है, नॉर्मली आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि कोई पर्सन अरेस्ट हो गया, है ना? हमारे पास न्यूमेरस एग्ज़ाम्पल हैं
कि सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया और पता चला उसके घर में पुलिस पहुँच गई या फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया, है ना? या फिर कोई पर्सन ही है, एमिनेंट पर्सन है या कोई कॉमन पर्सन है, उन सबको कहीं न कहीं ट्रायल से गुज़रना पड़ा, कानूनी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा। तो सेडिशन क्या है? ये धारा सेक्शन 2124 ए की जो है सेक्शन को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बताती है, यानी गैर जमानती अपराध जो है वो घोषित करती है ना? और इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है, 3 साल से लेके लाइफ टर्म तक का, यानी डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पर डिसअफेक्शन को है एक्साइट किया है, उस लेवल पर किस लेवल पर आपने अपराध किया है सरकार के प्रति, तो आपको 3 साल से लेके पूरे जीवन भर का कारावास हो सकता है और इसमें आपको कुछ फाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो इस ऑफेंस ऑफ सेडिशन से यानी राजद्रोह के अपराध से चार्ज्ड होता है, उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं, इस कानून के तहत वो गवर्नमेंट जॉब से डिबार कर दिया जाता है, ठीक है? यानी उसको किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? उसको बिना पासपोर्ट के रहना पड़ेगा और जब पुलिस वाले कहेंगे या कोर्ट चाहेगा तो उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, बिना डिले किए हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये आसान नहीं है ना? कितने गंभीर धारा है ये, इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता। अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें सेडिशन लॉ की कि कब से ये आता है, तो भारत में, आधुनिक भारत में जो सेडिशन लॉ है, राजद्रोह का कानून है, इसकी ओरिजिन होती है ब्रिटिश काल में। 1837 में जब आईपीसी फ्रेम किया जा रहा था, तो उस समय जो मैकॉले है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन या पॉलिटिशियन था, तो इसने इस चीज़ को जो है आईपीसी में रखा, ठीक है? लेकिन बाद में 1860 में जब आईपीसी इनैक्ट किया गया, तो इसको कुछ समय बाद हटा दिया गया था। लेकिन बाद में 1837 में तो फ्रेम जब किया जा रहा था तब था, 1860 में इसको रिमूव कर दिया गया। 1824 ए में बाद में इसको वापस से अमेंडमेंट करके स्टेफन नाम के पर्सन ने इंक्लूड करवाया, ठीक है? क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी उस ज़माने में, जिसमें लोग पैट्रियोटिक फीलिंग की वजह से गवर्नमेंट से कहीं न कहीं डिसअफेक्शन रखते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिसअफेक्शन रखते थे। तो उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिसअफेक्शन रखना राजद्रोह माना जाता था, सेडिशन माना जाता था। ये मैटर नहीं करता कि आप अपने कंट्री की पैट्रियोटिक फीलिंग की वजह से ब्रिटिशर्स से डिसअफेक्शन रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो फ्रीडम एक्टिविटीज़ थी या हमारे देश में स्वतंत्रता की गतिविधियाँ चल रही थी, उनको कर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब देखो ये गवर्नमेंट का ये जो न्यूज़ हेडलाइन्स हमने शुरुआत में पढ़ी थी, तो ये न्यूज़ हेडलाइन किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्चुअली हुआ क्या रिसेंटली अभी एक डेवलपमेंट हुआ था और वो डेवलपमेंट ये था कि रिसेंटली आपके कुछ जर्नलिस्ट थे, ठीक है? किशोर चंद्र वांगखेमचा और कन्हैयालाल शुक्ला, ये मणिपुर और छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं ये लोग, है ना? इन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाया और पिटीशन लगा के रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि आप सेक्शन 124 ए को जो आईपीसी की है, जो 1860 में बनी है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड करार दीजिए, ठीक है? इसमें इवन उनके जो काउंसिल हैं, उनके जो वकील हैं इन दोनों के, कॉलिन गोंजाल्विस, इन्होंने भी जो है वो कोर्ट में सबमिट किया अपने एफिडेविट को और कहा कि कोर्ट को जो है वो क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी चेक करनी चाहिए कि क्या संवैधानिक तौर पर धारा 124 वैलिड है ना? और एक केस था 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पर सेक्शन 124 ए को वैलिडेट किया गया था। तो गोंजाल्विस का कहना है कि आप जो है उसको रिव्यू भी करिए कि क्या 1962 में जो डिसीजन दिया गया था, उस पे रिकंसिडरेशन किया जा सकता है और क्या उसको चेंज किया जा सकता है कहीं न कहीं। क्यों? क्योंकि अ, हेट स्पीच या डिसअफेक्शन या सरकार से डिसअफेक्शन जो है सेक्शन 124 के अंतर्गत नहीं आ सकता और सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इनके पिटीशन को एक्सेप्ट किया और 3 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके हेड हैं यू ललित, उदय उमेश ललित, इन्होंने और बाकी जो जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं इस बेंच में, इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ, तो इन्होंने एक नोटिस इश्यू किया सरकार को, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार को और उनसे जवाब माँगा है 12 जुलाई 2021 तक कि आप जो है वो रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए, इसके बारे में फिर हम फैसला देते हैं। तो इसी के डेवलपमेंट में ये चीज़ आई है कि सरकार ने अभी जो है वो एक पैनल है, ठीक है? जो जिसको ये कहा है कि आप हेट स्पीच को डिफाइन कीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि हम आगे क्लियर कट इस केस में जो है वो अपना पक्ष रख सकें अच्छे तरीके से। अब सेक्शन 124 ए में जो है ये पिटिशनर्स का कहना है, ये आपके जो पिटिशनर्स हैं यहाँ पे आपके मणिपुर और छत्तीसगढ़ के कन्हैया लाल और किशोर चंद्र वांगखेमचा, इनका कहना है
कि सेक्शन 124 ए बोलने और अभिव्यक्ति करने की जो हमारी हमारा जो अधिकार है, हमारी जो एक बेसिक राइट है, उसको वायलेट करता है कहीं न कहीं, ठीक है? फंडामेंटल राइट जो है आपका आर्टिकल 19 1 ए का प्रोविज़न संविधान के द्वारा जो सिटिज़न्स को दिया गया है और जो गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की आज़ादी को, उसको इन्फ्रिंज करता है कहीं न कहीं, है ना? तो यहाँ पे इसकी वैलिडिटी जो है दिखी जाएगी और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी जो है वो आपकी जो कमेटी है, कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज़, उनको ये डिफाइन करने के लिए कहा है कि आप हेट स्पीच को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करिए क्योंकि इंडियन पेनल कोड ब्रिटिश एरा लॉ है और ऑब्वियस सी बात है उसमें इन सारी चीज़ों को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है ना? और इसके अलावा क्या कहीं पर हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है? तो हाँ, हेट स्पीच को थोड़ा कुछ हद तक हालाँकि ये वाइडर डेफिनिशन नहीं है और इसको प्रॉपर लीगल वैलिडिटी भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक डिफाइन किया गया है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, है ना? तो उसके रिसेंटली पब्लिश्ड मैनुअल में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, है ना? साइबर हैरेसमेंट केसेस में हेट स्पीच को डिफाइन करती हैं कि ऑनलाइन अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं, तो क्या वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आएगा? अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो डेनिग्रेट करती है, इंसल्ट करती है, रेट करती है या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करती है, उसकी आइडेंटिटी को कहीं न कहीं खराब करती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की होती है ना? या किसी धर्म के प्रति जो है वो ऐसा उसको कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी या कम्युनल वायलेंस के तौर पर जो है वो इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है। तो ऐसे केसेस में उस लैंग्वेज को हेट स्पीच में माना जा सकता है। तो ये एक छोटा-सा डेफिनिशन है, हालाँकि इसके जो मैंने कहा लीगल वैलिडिटीज़ प्रॉपर नहीं है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है और कमिटी फॉर रिफॉर्म्स के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं क्योंकि जो कमिटी इसको सजेस्ट करने वाली है, इन हेट स्पीच को डिफाइन करने वाली है, वो कमिटी है कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज़, ठीक है? 2019 में होम मिनिस्ट्री ने आपके आईपीसी, सीआरपीसी को ओवरहॉल करने के लिए यानी उसका पुनर्गठन करने के लिए, उसको बहुत अच्छे से सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लॉ इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इन सब से राय माँगी थी और सजेशंस माँगे थे और इसके बाद इनके जो सजेशंस और राय थी, ओपिनियन थी, उसके बेसिस पर कि क्रिमिनल लॉ में क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, इन्होंने एक कमिटी जो है वो बनाई थी जिसका नाम है कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। ये कमिटी जो है बेसिकली एक एड हॉक कमेटी है ध्यान रखिएगा और ये उन सारे मैटर्स को रिकमेंड करने वाली है। यहाँ पे 2 और कमिटीज़ हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे, विश्वनाथन कमेटी और बेजबरुआ कमेटी। तो विश्वनाथन कमेटी ने सबसे पहले इस हेट स्पीच को हाइलाइट किया था, ठीक है? कि हेट स्पीच जो है प्रॉपर जो है वो क्लियर कट करनी चाहिए। यानी लोगों के सामने एक स्टैंडर्डाइज़्ड डेफिनिशन होनी चाहिए हेट स्पीच की, कि क्या है हेट स्पीच, ये विश्वनाथन कमेटी ने सबसे पहले रिफ्लेक्ट किया था। तो ये है कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज़। अच्छा, अब हेट स्पीच जो होती है, ये क्यों क्यों लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्यों हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं? तो देखो क्या है कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं लोगों के दिमाग में, धर्म को लेके, जाति को लेके, व्यक्तियों को लेके, है ना? और एक स्टबर्ननेस है लोगों के अंदर, ना बदलने की टेंडेंसी भी है लोगों के अंदर, है ना? और वो उसी से जो पुरानी दकियानूसी विचारधारा है, उसी से चिपक के रहना चाहते हैं। और इसी विचारधारा या आइडियोलॉजी की वजह से वो कोएग्जिस्टेंस की जो पीसफुल पॉलिसी है, सह-अस्तित्व की भावना है, उससे गुरेज़ करते हैं। या उनका ये है कि भई नहीं, हम तो हमेशा जैसे किसी वर्ग विशेष, व्यक्ति, है ना? लिंग विशेष के प्रति इसी तरीके से सोच रखेंगे और उनकी इसी विचारधारा की वजह से क्या होता है कि हेट स्पीच जो होती है वो आगे बढ़ती है। कई बार पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से ऐसा होता है, आप देखते हैं राजनेता भी जो होता है वो पावर से मोटिवेट होके कई बार अपने है ना जुबान पे कंट्रोल नहीं करते हैं और कुछ भी बोलते हैं। कई बार ऐसा हम देखते हैं जेंडर स्पेसिफिक हो जाता है, सेक्शन स्पेसिफिक हो जाता है, रिलीजन स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हेट स्पीच डिफाइन होगी तो बहुत कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें होने वाली हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ डिकोडिंग जीएस।